हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हमने अपने चैनल पर जो स्टूडेंट आपके लिए जो है एक नई सीरीज़ शुरू की थी। एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और छोटे बच्चों की जो किताब है हिस्ट्री की उसको हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टू द पॉइंट है उसको हम लोग जो है बारीकी से पढ़ रहे हैं ताकि जो है पीसीएस आरओ जैसे और एसएससी रेलवे जैसे एग्ज़ामों में जो है हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बेसिक से हम लोग पढ़ सकें। और ये जो सीरीज़ है हम 6 to 12 तक एनसीईआरटी की हिस्ट्री को जो है कवर कराएंगे आपको, ताकि जिन लड़कों की हिस्ट्री काफ़ी कमज़ोर है उनको बेसिक से उनकी हिस्ट्री को जो है मजबूत किया जा सके। हमने पहला अध्याय आपको पढ़ा चुके हैं, कब कहाँ क्यों और कैसे हमने पढ़ाया था, वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। आज हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, जिसका नाम है खाद्य आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी, यानी कि उस समय बहुत ये लाखों साल पहले की बातें हैं जब जो है लोग शिकारी हुआ करते थे, या जब मनुष्य जो है शिकार करके भोजन का जो अपना जीवन यापन करता था, वो पेड़ पौधों से फल फूल खाकर या पशु पक्षी जानवरों को मारकर जो है अपना पेट भरता था। फिर वो धीरे धीरे कैसे जो है भोजन उत्पादन करने लगा, उसी को हम लोग जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे जो है एक जो शिकारी है वो एक सभ्य व्यक्ति बनकर, या कह लीजिए कि कैसे जो है भोजन का उत्पादन करने की प्रक्रिया जो है शुरू हुई। कैसे आज जो हम लोग दैनिक जीवन में जो चावल गेहूँ जौ का उपयोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं जो है लाखों साल पहले हुई थी, और वही जो दिन पे दिन प्रतिदिन जो है वो प्रक्रिया बढ़ती चली आई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है उसको हम लोग देखेंगे कि आज जो हम लोग भोजन के रूप में यूज कर रहे हैं उसकी शुरुआत फसलों की कब से हुई थी, इस हिस्ट्री के किताब में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखेंगे, हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तुषार नाम का एक लड़का है जो रेल से यात्रा कर रहा है, और ये दिल्ली से जो है चेन्नई की तरफ जा रहा है किसी शादी में। अपने चाचा जी के साथ बैठा हुआ है और रेलगाड़ी से बैठकर वो खिड़की से बाहर की तरफ जो है नज़ारे देख रहा है, और तेज़ दौड़ती रेलगाड़ी से पेड़ पौधे और खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे छूट जाते हैं, चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोग मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू किए, बस तो 1.5 दशक बाद जो है सड़कों पर आई है। तो तुषार सोचने लगा कि लोग जो है उस समय कैसे यात्रा किया करते थे, या एक ही जगह पे जो है सारी ज़िंदगी जो है गुजार दिया करते थे। तो उसके चाचा ने कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसकी शुरुआत होती है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो प्रारंभिक मानव थे, जो शुरू में जो मानव थे, वे इधर इधर क्यों घूमते थे, या भोजन के लिए क्यों जंगलों में भटकते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो महाद्वीप में जो है 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि भोजन का इंतजाम करने के लिए वो इधर उधर घूमते थे या शिकार करते थे, इसीलिए उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। मछलियाँ और चिड़ियों पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने से कई कारण थे। पहला कारण यह है कि वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने से जो है आसपास के पौधे फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसके लिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। दूसरा कारण है इनका, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग इनके पीछे पीछे
जाया करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे ये एक जगह रहते थे तो पेड़ पौधे फल और जानवरों को खा के समाप्त कर देते थे। और दूसरी ओर कह रहा है कि अगर जानवर या शिकार करने के लिए या फिर हिरन को पीछे जो है पकड़ने के लिए या मवेशियों को जो है एक जगह पे रहने से जो है चारा ख़त्म हो जाता था, तो इसलिए वो चारा ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि इनके पास जो है पालतू पशु हुआ करते थे, जानवर थे, उनके चारा की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तीसरा कारण यहाँ पे बता रहा है कि पेड़ पौधों और फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में जो है उपयुक्त मौसम के अनुसार जो है इलाकों में घूमते थे। ये भी सही बात है। तीसरा कारण भी इनका सही है कि हर मौसम में जो है फसल से फल इन्हें नहीं मिल पाता था, इसलिए जो है मौसम के अनुसार जो है इधर उधर घूमते रहते थे ताकि उन्हें खाने के लिए जो है फल फूल मिल सके। यहाँ पर हम देखेंगे चौथा पॉइंट जो है, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झील झरनों और तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झील पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झील और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसीलिए ऐसा झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर जाना पड़ता था। तो आपको 4 कारण पता चल गया कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे उनके क्या कारण थे कि वो इधर उधर जो है जंगलों में घुमा करते थे, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना उनकी क्यों मजबूरी थी, उसका जो है 4 कारण आपको पता चल गया कि पेड़ पौधों या पक्षियों या जानवरों या इंसानों के लिए भी जो है जीवित रहने के लिए जो है नदियों के पानी के सहारे रहने की ज़रूरत पड़ती थी। और पानी जो है कुछ नदियाँ तो 12 महीने पानी रहती थी और कुछ नदियों में पानी 12 महीने नहीं रहता था, इसलिए उन्हें भी इधर से उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ ही साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे में लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियों काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन जो है ईंधन के लिए साथ साथ झोपड़ियों औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। कह रहा स्टूडेंट की जो है यहाँ पर जो आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है, तो इनमें से कुछ औजारों का जो उपयोग वो करते थे, जैसे कि जो है फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार मिले हैं। कुछ औजारों में लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। रहने के लिए भी जो इनको जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि पत्थर का एक बना हुआ नोकीला औजार है जो किसी भी चीज़ को सिलाई के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया था। जानवरों को मारकर जो ये खाल बनाकर कपड़े पहनते थे, खाल को जो है कपड़े के रूप में पहनते थे, उसको सिलने के लिए भी जो है नुकीले पत्थरों का उपयोग किया करते थे। हम लोग जो है मानचित्र देखेंगे। मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रहने की जगह निर्धारित करने में लाल त्रिकोण वाले स्थान पे वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा भी कई स्थानों पे आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्रों में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल, नदियाँ और झीलों को भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लाल त्रिकोण में एक दिखाया गया है भीमबेटका। भीमबेटका आप देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और
लाल त्रिकोण में जो है कुरनूल की गुफाएं और हुसगी, जैसा कि आप हुसगी देख रहे हैं और लाल त्रिकोण में कुरनूल की गुफाएं और जो है भीमबेटका, इससे पता चलता है कि ये पुराणिक जो है पूरा स्थल है और यहाँ पर जो है लोगों के रहने का जो है साक्ष्य मिलता है। तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है कि भीमबेटका ऐसा जगह है जो भीमबेटका लगभग मध्य प्रदेश के आसपास पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और ये जो है भीमबेटका ऐसी जगह है जहाँ से लोगों के होने का साक्ष्य मिला है। कुरनूल की गुफाएं जहाँ पर लोगों के होने का साक्ष्य मिला है और हुसगी, 3 जगह पे जो है लाल त्रिकोण बना हुआ है जिससे पूरा स्थल का पता चलता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। इनको पत्थरों का जो उपयोग करना था, क्योंकि जो है ये पत्थरों का उपयोग जो है नुकीले पत्थरों का औजार के रूप में प्रयोग करते थे, इसलिए जो है पत्थर इनके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस पूरा स्थल पर जो गुफाएं कंदराएं मिली हैं, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग यहाँ यह जगह क्यों चुनते थे? पूछ रहा है आपसे सवाल कि रहने के लिए लोग जो है यहाँ क्यों जगह चुनते थे, ये गुफाओं में रहने के लिए क्यों चुनते थे? तो आप देख रहे हैं कि बारिश, धूप और तेज़ हवाओं से बचने के लिए जो है इनको काफ़ी राहत मिलता था, इसलिए जो है गुफाओं में पहाड़ों के भीतर जो है गुफा बना कर ये रहते थे। आप यहाँ पर जो है एक शैल चित्र देख पा रहे होंगे जिसमें जो है एक हिरन सा चित्र बना हुआ है और कोई व्यक्ति जो है उसका पीछा कर रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जो है जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्र किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा स्थल कुछ छोटे बच्चों के लिए जो है अलग से बता दिया है कि पूरा स्थल के क्या अर्थ होता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर या अंदर या कभी कभी समुद्र के या नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पुरास्थल के बारे में बता रहा है कि आप जो है औजार, बर्तन, इमारतों जैसी कुछ वस्तुएं जो उस समय रहते थे लोग और यूज करते छोड़ दिए, जो वो सामान जो मिले हैं ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर या समुद्र या नदी के आसपास जो है मिले हैं, ऐसे उन स्थानों को जो है पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कह रहा है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो। हमने अभी आपको जो है कुरनूल की गुफा ऊपर हमने दिखाया था आपको। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। मानचित्र 2 में हमने कुरनूल की गुफाएं आपको दिखाया है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। मतलब यह है कि आरंभ में लोग आग जलाना सीख गए थे और इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। कह रहा है कि कुरनूल की गुफाओं से जो है सबसे पहले जो है राख के अवशेष मिला है। इसका तात्पर्य यह है कि जो है उस समय के लोग जो है आग जलाना सीख चुके थे और आग जलाने से तात्पर्य है कि वो आग जलाने का प्रयोग जो है मांस को भूनने के लिए भी करते रहे होंगे या जानवरों को दूर भगाने के लिए भी करते रहे होंगे। लेकिन इसके बारे में सटीक जानकारी जो है नहीं है, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि मांस भूनने के लिए या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए जो है उपयोग किया जाता था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नाम और तिथियाँ। आरंभिक काल के बारे में जो पुरातत्वविदों ने जो बड़े बड़े नाम रखे हैं वे पूरा पाषाण काल रखे हैं। और पूरा शब्द यानी पूरा मिस होता है प्राचीन और पाषाण मिस होता है पत्थर, यानी कि उन पुरास्थलों से प्राप्त जो है पत्थर के औजारे को महत्व को बताते हुए जो है आज से 20 लाख साल पहले जो कार्यकाल चल रहा था उसके बारे में जो है पूरा पाषाण काल कहते हैं लोग। और पूरा पाषाण काल को जो है
3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले, 20 लाख साल पहले से लेकर और 12,000 साल तक के जो दौरान जो कार्यकाल है उसको जो है पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। और पूरा पाषाण काल समय को जो है 99% जो घटनाएं हैं वो 3 भागों में इनको विभाजित करने के बाद जो है मानव इतिहास का जो 99% कहानी जो है इसी दौरान घटी थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पूरा पाषाण काल के 3 भागों में विभाजित किया गया है ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। पूरा पाषाण काल को आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिस काल में हमें मानव में बदलाव मिलते हैं, पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं, उसको मेसोलिथ, जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर परिवर्तन हमको मिला है तो वो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग में 12,000 साल से 10,000 साल तक का जो समय था उसी के मध्य। इस काल में पाषाण और औजार बहुत छोटे थे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगले युग की शुरुआत जो 12,000, आप कह लीजिए कि अगले युग की शुरुआत जो है 10,000 साल से लेके पहले से होती है। इसको नव पाषाण युग का काल कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बदलती जलवायु। बदलती जलवायु जो है हमारी लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जानवरों की संख्या जो है बढ़ी और घास खाकर जो है जिंदा रहने लगे। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए, खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि लोग जो है इन जानवरों के पकड़कर पालने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दिए और भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बन गए। खेती पशुपालन की शुरुआत कह रहा है यहाँ पे जो है खेती पशुपालन की शुरुआत जो है कैसे हुई। खेती और पशुपालन की शुरुआत हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान जो है उपमहाद्वीप के जो है भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को इन अनाजों के भोजन को बटोरने के लिए शुरू किया गया था। साथ ही सीखने भी लगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग अनाज खुद पैदा करना सीख गए। धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों को अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया गया। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया। वे कुत्ते एक जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे, अक्सर अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे जो है पशुपालक बन गए। कह रहा है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया और उसके बाद जो है भेड़ और बकरी को, गाय और सूअर जैसे जानवरों को पालकर धीरे धीरे जो है पालतू जानवर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पर देखेंगे घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया जो है यहाँ पे आप कुछ दांत देख पा रहे हैं, ये जो है जंगली जानवरों के दांत हैं। तो इसमें जो बताया गया है घरेलूकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें कहा गया है कि जो पालतू जानवर होते थे उनके जो है दांत छोटे छोटे होते थे और जो है जंगली जानवर होते थे उनके जो दांत होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे। तो इसके बारे में जो है इसमें घरेलू प्रक्रिया के बारे में दिया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने और फिर कुछ साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगने लगे हो तो देखा होगा कि उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ रहा है।
बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से कुछ काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज और बहुत उपयोग संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोग जो है भंडारण की बात सोचने लगे। स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि आइए आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक कृषकों के मतलब तात्पर्य जो है जो किसान जो थे सबसे पहले जिन्होंने खेती करना शुरू किया उनके बारे में पता लगाएं, और पशुपालकों के बारे में जो जानवरों और पशुओं को पालते थे। तो क्या साक्ष्य है जिससे हमें पता चलता है कि जो आरंभिक कृषक हैं या पशुपालक हैं, कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी ने जो आपको मानचित्र दिखाया है उसमें जो है नीले वर्ग दिखे हैं, नीले वर्ग दिखे हैं। पता है उनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर पाए गए सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्दिष्ट यह स्थान जो है जो चतुर्थ वर्ग के जो नीला वर्ग में दिखाया गया है वहाँ पर वास्तव में कृषक थे या पशुपालकों की जो बस्तियाँ थी या नहीं, यह जांचने का वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों के अध्ययन के करते हैं। सबसे रोचक जले हुए अनाज मिले। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ अभी आपको जो है मैप में दिखाया गया था कि नीले जो है वर्ग में दिखाया गया था, जहाँ से पता चलता है कि यहाँ सबसे पहले कृषक और पशुपालकों की जो बस्तियाँ थी उसमें क्या है कि सबसे पहले उनको पता कैसे चला कि वैज्ञानिकों ने खुदाई में जो मिले हुए पशुओं की जो हड्डियाँ थी वहाँ, इससे पता चलता है कि वहाँ लोग जो है ज़्यादा संख्या में जो है पशु रहते थे। ऐसा माना जाता है कि वो पशुओं का पालन करते थे। और जले हुए अनाज आप देखेंगे यहाँ पे जले हुए अनाज मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो है किसान रहते थे जो फसलों को उगाते थे, इकट्ठा करते थे। तो जले हुए दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या जानबूझ करके जलाए गए हैं। इन अनाज दोनों को पहचान कर सकते हैं तथा हम पता चलता है कि उपमहाद्वीपीय विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। तो वही कह रहा है कि इनके इससे ही पता चलता है कि बहुत सारे जो है जले हुए अनाज के दाने मिले हैं और पशुओं की जो है हड्डियाँ मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि जो है पहले जो है यहाँ किसान या पशुपालक जो है रहा करते थे। फिर अस्थाई जीवन की ओर किसान और पशुओं के कार्य करते करते जो है किस तरह जो है खेती करना सीखे, पशुओं को पालते थे। फिर ये कैसे जो है अस्थाई जीवन की तरफ जो है मुड़े। पुरातत्वविदों को कुछ स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज ओम। आप देख पा रहे हैं जो ये बुर्ज ओम है कश्मीर में, वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे जो है घर बनाकर रहते थे, जिनको जो है गर्तावास कहते थे। उन्हें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। उनमें जो है स्थायी जीवन की ओर बता रहा है कि आपको जो है एक जगह मिली है बुर्ज ओम, जो कि वर्तमान कश्मीर में पड़ता है। और वहाँ पर जो है नीचे जो है गड्ढों में लोग घर बनाकर रहते थे और उनमें सीढ़ियाँ होती थी उतरने के लिए। और उन घरों के आसपास जो है राख के ढेर मिले हैं आसपास। तो उनका ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो है घर के बाहर जो है मौसम के अनुसार जो है खाना बनाया करते थे, घर से बाहर निकल के भी। और उनके औजार भी मिले हैं जिनकी धार और अधिक पढ़ना करने के लिए जो है पालिश चढ़ाई जाती थी। मतलब उनके पास जो औजार मिले हैं वो काफ़ी नुकीले और पालिश करने वाले भी उपकरण मिले हैं। अनाज तथा वनस्पतियों पर प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग
औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते हैं। तो ये आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, ऐसा लगता था कि ये इनका प्रयोग जो है अनाजों को पीसने या कूटने के लिए जो है किया जाता था। तो इसी को जो है नवपाषाण युग का उपकरण इसको मानते हैं ये लोग। नवपाषाण युग के अगर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक मटके का आकार दिखाई दे रहा है, एक पात्र है जिसको नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर जो है अलंकरण भी किया था। अलंकरण का मतलब इन पर कभी कभी जो है चित्र बना होता था, देखने में काफ़ी सुंदर लगते थे। फिर धीरे धीरे लोग जो है बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। फिर लोग चावल, गेहूँ, दाल जैसे अनाजों का आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और धीरे धीरे कैसे लोग जो है कपड़े भी बुनने लगे और इसके साथ जैसे कपास के पौधे भी उगाने लगे। कैसे ये अस्थायी जीवन की ओर बढ़ते हैं, उसी को जो है यहाँ पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि क्या ये परिवर्तन जो है हर जगह एक ही साथ आए होंगे, कि लोग धीरे धीरे कपास उगाने लगे होंगे, कपड़े पहनने लगे होंगे, खाना जो है आग पर भून कर खाना शुरू कर दिए होंगे? ऐसा नहीं है। कह रहा है कि ऐसा नहीं है। एक तरफ जहाँ कई लोगों पर स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग जो है हजारों सालों से दरमियान धीरे धीरे जो है खेती बाड़ी, पशुपालन अपना लिया था। और लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर जीविका चलाया करते थे। जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीले वर्ग के आकार में जहाँ जहाँ जगह दिखाई दे रहा है, ये बुरजोम, ये मेहरगढ़, ये दार्जिलिंग होल्डिंग, ये चिराद, ये कोल्डिहवा और महागढ़ा, ये हल्लूर, यहाँ ये और पैयामल्ली, ये वो सब जगह है जहाँ पर आपसे कहा है कि यहाँ पर जो है कृषक और पशुपालक रहा करते थे और इनके रहने के जो है साक्ष्य हमको जो है मिले हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि बुरजोम जो कश्मीर में जगह है जहाँ पर जो है गड्ढों के नीचे रखने का जो साक्ष्य मिला है, वही कह रहा है मेहरगढ़ में, कोल्डिहवा में, महागढ़ा में, दार्जिलिंग होल्डिंग में, चिराद में, हुल्लूर में और पय्यमपल्ली। तो यहाँ पर आप देख ले रहे हैं कि चित्र के माध्यम से आप समझ जा रहे हैं कि ये सब वो जगह है जहाँ पर जो है कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग जो है अनाज को भून कर खाते थे और पशुओं की हड्डियाँ मिली है। इससे पता चलता है कि जो है पशुपालन का कार्य करते थे। मैप में देखने के बाद आप देखे हैं कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, अभी आपको जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हमने दिखाया है मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ से जो है कृषकों और पशुपालकों जैसे साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेहरगढ़ को ढूंढिए, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन के दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुष इस इलाके में जो है सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखे हैं। तो यहीं पे करा जो हमने अभी मैप में आपने दिखाया है कि आपको जो है मैप में हमने अभी आपको दिखाया है, सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालने का साक्ष्य मिला है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर तथा जंगली जानवरों, भेड़ बकरी की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर के चारों ओर ज़्यादा कमरे और इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में जो है आपको कहने का तात्पर्य है कि मेहरगढ़ से जो है जंगली और पशु, हिरण और सूअर और भेड़ बकरियों के बीच हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में जो घर है उसके चौकोर और आयताकार के अवशेष मिले हैं और कुछ ऐसे घर मिले हैं जहाँ पे उनका संभवतः वो भंडारण के योग्य आता था, अनाज रखने के काम आता था। और उनका कहना है कि मृतकों के बाद जो है सामान्यतः उनके जो सगे संबंधी होते थे, जो उसकी प्रिय वस्तु होती थी, वो मृतक के साथ जो है उसके कब्रों में रख दी जाती थी। चाहे वो पशु जानवर हो, चाहे वो पशु जो है कोई भी उसका सामान हो।
तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि मेहरगढ़ की एक कब्र मिली है, उसमें एक बकरी का कंकाल का पहचान सकते हैं। तो कह रहा है कि जो व्यक्ति का जो यहाँ पे शव है उसको दफनाया गया है, उसके साथ जो है बकरी रखने का जो है साक्ष्य मिला है। तो कह रहा है कि एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी दफनाने का संभवतः जो है साक्ष्य मिला है। तो इसे जो है इस परलोक में मृत्यु के खाने के लिए जो है रखा गया है। तो उनका मानना था कि जो है ये व्यक्ति के मरने के बाद भी उसे जो है भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए जो है उसके जो है बकरी रखने का जो है प्रचलन है, साक्ष्य मिला है। मेहर घर में यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं, कुछ घर का फिगर बना हुआ है। तो मेहर घर के शायद ऐसे दिखते हो, जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो है जो आप घरों में रहते हैं और मेहरगढ़ में जो घर मिले हैं उसके कैसे क्या समानता है। तो लगभग स्टूडेंट जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, और आपने जो है बहुत बारीकी से जो इतिहास के जो चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री के जो कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते, इनको आप फिगर के माध्यम से देखने पे जो है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।